इससे पहले हम एविडेंस एक्ट के 100 के अराउंड एमसीक्यूज़ कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियोस के अंदर, तो आप उनको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आगे के एमसीक्यूज़ करेंगे, और इससे पहले हमने अराउंड 400 to 500 एमसीक्यूज़ किए हैं सीआरपीसी के, तो उसको अगर आप देखना हो तो आप उसको भी देख सकते हो। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। कि अब सेकेंडरी एविडेंस के बारे में पूछ रहा है कि सेकेंडरी एविडेंस जो होता है वो एडमिसिबल होता है कहाँ पे? where the non-production of primary evidence has not been accounted for, where the non-production of primary evidence has been accounted for, irrespective of whether the non-production of primary evidence has been accounted for or not, both A and C are correct। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो सेकेंडरी एविडेंस होते हैं वो एडमिसिबल सिर्फ वहीं पे होते हैं जहाँ पे जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स का या प्राइमरी एविडेंसेस का नॉन प्रोडक्शन होता है वो अकाउंटेड फॉर होता है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है 106 का। उसके बाद आगे पूछता है कि ओरल अकाउंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। कि भाई जो एक डॉक्यूमेंट के ओरल अकाउंट है, मतलब कि जो भी उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर उसको कोई ओरली आके बोलता है तो वो एडमिसिबल होती है। वो कब एडमिसिबल होती है उसके बारे में पूछ रहा है। व्हेन गिवन बाय पर्सन हु हैज सीन एंड रीड द डॉक्यूमेंट। तो इसका ऑप्शन ए ही ठीक है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसको देखा है, और जिसने उसको रीड किया, अगर वो आके उसके कंटेंट को ऑरली बता देता है तो वो एडमिसिबल होता है किसी डॉक्यूमेंट को। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है कि अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड कैन बी प्रूव्ड अंडर सेक्शन 68 ऑफ एविडेंस एक्ट ओनली। क्या कह रहा है कि जो एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि लॉ के द्वारा अटेस्टेड, उसको अटेस्ट कराना ज़रूरी है, तो वो सेक्शन 68 ऑफ एविडेंस के हिसाब से प्रूव हो सकता है। कब हो सकता है? सिर्फ जब बाय कॉलिंग बोथ द अटेस्टिंग विटनेस, की जितने उसके अंदर अटेस्टिंग विटनेस है उनको बुला लिया जाए। बाय कॉलिंग एटलीस्ट वन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस, मतलब जैसे दो होते हैं तो दोनों में से कोई एक को बुला लिया जाए। बाय कॉलिंग नन ऑफ द अटेस्टिंग विटनेस, किसी को भी ना बुलाया जाए, या ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी ठीक है कि दोनों में से किसी एक को भी बुला लिया जाए तो वो प्रूव हो जाता है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछते हैं द कॉलिंग ऑफ लीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस टू प्रूव अ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 68 इज नॉट नेसेसरी। कि एक विटनेस को बुलाना सेक्शन 68 के हिसाब से जिसने अटेस्ट किया वो नेसेसरी नहीं है व्हेन द डॉक्यूमेंट अदर देन अ विल इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है कि ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड है सिर्फ विल को छोड़ के, तो उसके अंदर अटेस्टिंग विटनेस को बुलाना ज़रूरी नहीं होता सेक्शन 68 के हिसाब से। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है कि अ विल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड बाय कॉलिंग एटलीस्ट वन अटेस्टिंग विटनेस। की जो विल होती है वो कम से कम एक विटनेस, जो एक अटेस्टिंग विटनेस होता है उसको बुलाना ज़रूरी होता है। कब ज़रूरी होती है? जब वो जो विल है वो रजिस्टर्ड होती है, अनरजिस्टर्ड होती है या एडमिटेड होती है। तो हमें वो बुलाना जो है एक विटनेस को वो कंपलसरी है विल के केस में, चाहे वो रजिस्टर्ड हो, अनरजिस्टर्ड हो, एडमिटेड हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, एडमिटेड, सभी केस में आपको बुलाना पड़ेगा अटेस्टिंग विटनेस को। फिर पूछता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट आर मेंशनिंग। तो ये कौन से सेक्शन के अंदर बता रखा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? तो ये सेक्शन 74 के अंदर बता रखा है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं। उसके अंदर बता रखा है कि कौन से डॉक्यूमेंट कहाँ पड़े होंगे पब्लिक ऑफिशियल के द्वारा, पब्लिक ड्यूटी के अंदर। तो वो जो चीज़ें सेक्शन 74 को आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट विच आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 74। कि अब ऐसे डॉक्यूमेंट जो सेक्शन 74 के हिसाब से कवर नहीं हो रहे उनको हम क्या बोलते हैं? तो उसी, जब हम सेक्शन 74 को पढ़ते हैं तो उसी में लिखा हुआ है कि इसके अलावा जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट के अलावा, वो सारे क्या कहलाते हैं? प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कि डॉक्यूमेंट विच आर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 74 ऑफ एविडेंस एक्ट आर कॉल्ड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। फिर मैक्सिम, अब ये मैक्सिम है, इस मैक्सिम के अंदर क्या बोला हुआ है? ओमनिया प्रोसिम्यूटर राइट एसे एक्टा मीन्स। अब इस मैक्सिम का मतलब क्या है? इस मैक्सिम का मतलब पूछा था। इसका मतलब होता है कि ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम टू बी राइटली डन। कि ऐसा मान लिया जाएगा कि जो सारे एक्ट्स हैं वो राइटली किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है 113 का। फिर पूछते हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्शन, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर। की जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं उसकी जो एडमिसिबिलिटी है वो कौन से सेक्शन के अंदर
बताई गई है कि वो एडमिसिबल होंगे। तो ये सेक्शन 65B के अंदर बताया गया है कि वो एडमिसिबल होंगे। इसके अंदर 60 अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होते हैं तो 65B(4) का सर्टिफिकेट भी साथ में लगता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ ओमनिया प्रोसिम्यूटर राइट ऐसे एक्टा इसका कंटेनिंग, ये जो अभी हमने ऊपर प्रिंसिपल पढ़ा था, ये कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? ये हमें सेक्शन 79 के अंदर दिया गया है। ओमनिया प्रोसिम्यूटर राइट ऐसा एक्टा का जो मैगजिम है। उसके बाद वो हमसे पूछता है कि सेक्शन 79 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, कि जो सेक्शन 79 है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? सेक्शन 79 जो होता है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर जो सर्टिफाइड कॉपीज इशू करते हैं उसके ऊपर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी ठीक है कि सर्टिफाइड कॉपीज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो सेक्शन 79 होता है। उसके बाद पूछता है कि सेक्शन 79 ऑफ एविडेंस एक्ट कंटेन्स, कि अब इसके अंदर क्या दिया गया है? इररेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, नो प्रिजम्पशन ऑफ ईदर फैक्ट और लॉ। तो यहाँ पे हमें जो ये दिया गया है रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ दी गई है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर सेक्शन 79 to 85 ऑफ एविडेंस एक्ट कंटेन, अब जो 79 से 85 के अंदर हमें क्या दे रखी हैं? प्रिजम्पशंस दे रखी हैं। और कैसी प्रिजम्पशन दे रखी है? रिबीटेबल प्रिजम्पशंस दे रखी हैं सेक्शन 79 से 85 के अंदर। सारी की सारी रिबीटेबल प्रिजम्पशंस इन सेक्शंस के अंदर हमें दी गई है, जिनको आप डिसप्रूव कर सकते हो। फिर पूछता है सेक्शन 119 के अंदर कि प्रिजम्पशन एज टू द एक्यूरेसी ऑफ मैप्स एंड प्लान्स मेड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज कंटेनिंग, कि ये वाली जो प्रिजम्पशन है कि जो भी मैप्स और जो भी प्लान्स गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा बनाए जाएंगे, वो एक्यूरेट होंगे, ये कौन से सेक्शन के अंदर बोला गया? ये हमें सेक्शन 83 के अंदर बोला गया, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर 120 के अंदर पूछता है अंडर सेक्शन 83 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रिजम्पशन एज टू द एक्यूरेसी ऑफ मैप्स एंड प्लान्स कैन बी रेज इन रिस्पेक्ट ऑफ। तो ये जो सेक्शन 83 जो भी हमने पढ़ा, इसकी जो अंदर जो प्रिजम्पशन है ये किस रिगार्डिंग रेज की जा सकती है? तो ये मैप्स एंड प्लान्स मेड बाय प्राइवेट पर्सन, मैप्स एंड प्लान्स मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो यही चीज़ अभी हमने पिछले MCQ के अंदर पढ़ी, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है कि जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा मैप्स एंड प्लान बनाए जाते हैं उसके लिए सेक्शन 83 के अंदर हमें दिया गया है। उसके बाद पूछता है ड्यू टू एग्जीक्यूशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी शैल बी प्रिज्यूम अंडर सेक्शन 85 ऑफ एविडेंस एक्ट व्हेन एग्जीक्यूटेड बिफोर एन ऑथेंटिकेशन बाय। तो किसके सामने जब वो बनी होगी तब हम उसको मानेंगे कि वो ऑथेंटिकेटेड है? तो यहाँ पे अगर हम नोटरी के सामने, जज के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने अगर हमने उसको एग्जीक्यूट किया होगा तो हम उसको मानते हैं कि वो ऑथेंटिकेट है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी ठीक है कि चाहे नोटरी के सामने करो, जज के सामने करो, मजिस्ट्रेट के सामने करो, सभी के सामने वो ऑथेंटिकेट हो जाता है। ड्यू टू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट मेड मोर देन 30 years ओल्ड कमिंग फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी इज अ। अब यहाँ पे ये जो 30 साल से का कोई पुराना डॉक्यूमेंट होता है जो किसी कस्टडी के अंदर है, तो उसको हम क्या मानते हैं यहाँ पे? तो प्रिजम्पशन ये क्या है कि वो एकदम सही होगा, जो 30 साल से पुराना कोई डॉक्यूमेंट होगा किसी प्रॉपर कस्टडी में से जो आ रहा होगा। ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, रिबीटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इररिबीटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट एंड लॉ बोथ है। तो यहाँ पे ये प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट कैन बी ड्रॉन इन रिस्पेक्ट ऑफ, ये जो सेक्शन 90 की प्रिजम्पशन है कौन से डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट की जा सकती है? तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट प्रिजम्पशन है सेक्शन 90 के अंदर, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है पीरियड ऑफ 30 years अंडर सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट इज टू बी रेकन्ड फ्रॉम। अब ये जो 30 साल का पीरियड है जो अभी हम देख रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल हो जाता है, ये किस दिन से स्टार्ट होता है? द डेट ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज रिलाइड अपॉन, द डेट ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड इन द कोर्ट, द डेट ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज टेंडर्ड इन एविडेंस व्हेन इट्स जेन्युइननेस बिकम सब्जेक्ट टू प्रूफ, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी ठीक है। क्या कह रहा है इसके अंदर कि जो डेट ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज टेंडर्ड इन एविडेंस, कि जिस भी दिन उस डॉक्यूमेंट को आपने टेंडर किया एज एविडेंस, व्हेन इट्स जेन्युइननेस बिकम सब्जेक्ट टू प्रूफ, और उसकी जो जेन्युइननेस है वो इस उसके ऊपर ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है उसको प्रूफ करने का। तो उस दिन से ये टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट होगा 30 years का। सेक्शन 90 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, अब ये जो सेक्शन 90 है ये किसके ऊपर अप्लाई होता है? जो भी हमने पढ़ा था 30 year वाला, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो टेस्टिमेंट्री हो, नॉन टेस्टिमेंट्री हो। तो इसके अंदर इसका ऑप्शन सी ठीक है कि बोथ टेस्टिमेंट्री एंड नॉन टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट्स। फिर पूछता है कि इन केस ऑफ विल्स द पीरियड ऑफ 30 years शैल रन। अब जब
हम विल के केस में आते हैं तो वो जो 30 साल का पीरियड है वो किस दिन से स्टार्ट होगा, तो जिस भी दिन आपने वो विल बनाई है उस दिन से स्टार्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द विल। फिर पूछते हैं प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस ऑफ गजेट्स। अभी जो प्रिजम्पशन है कि जो गजेट्स होते हैं वो जेन्युइन होते हैं इलेक्ट्रिक फॉर्म के अंदर, ये कौन से सेक्शन के अंदर हमें ये बात बताई गई है, ये बात हमें सेक्शन 81A के अंदर बताई गई है। 81 के अंदर गजट बताता है, तो 81A के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर जो होते हैं वो उसकी प्रिजम्पशन बताता है कि वो जेन्युइन होंगे, तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर सेक्शन 88A ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड फॉर, जो सेक्शन 88A है इसका एविडेंस एक्ट का, वो किस चीज़ के बारे में बताता है। Presumption as to the electronic message forwarded correspond with the message of fed in computer. Presumption as to the person by whom the message is sent. ज़्यादातर जो ए जिनके अंदर भी ए आ जाता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये सारे बाद में ऐड किए गए हैं। जब हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आया था उसके बाद, तो अगर एक तरीका है कि अगर ऑप्शन के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ आ रही है और दूसरी कोई चीज़ नहीं है, तो इसका ऑप्शन वही ठीक होता है जिसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हो। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन ए ठीक है कि प्रिजम्पशन है इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के रिगार्डिंग जो भी मैसेजेस फॉरवर्ड किए गए हैं कंप्यूटर में डाल के। फिर उसके बाद पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड in proper custody give rise to presumption as to the digital signature to be affixed by that particular person under section 90A of evidence act if the electronic record produces। तो कितने साल पुराना होगा तो हम उसको मान लेते हैं कि वो सही है अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर है। तो यहाँ पे ये पीरियड जो है 5 ईयर्स का है, तो हम उसको मान लेते हैं, प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वो ठीक है पर्टिकुलर पर्सन का है। फिर 130 के अंदर पूछता है सेक्शन 91 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज, क्योंकि जो सेक्शन 91 है वो अप्लाई होता है किसके ऊपर अप्लाई होता है, ट्रांजेक्शन विच अंडर द लॉ मस्ट बी इन राइटिंग, की जो सी लॉ के हिसाब से चीज़ें राइटिंग के अंदर होनी चाहिए, या फिर जो चीज़ें हमने वॉलेंट्री राइटिंग के अंदर लिख ली, तो ये दोनों के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है सेक्शन 91। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, कि भाई जहाँ पे अगर हमारे पास किसी चीज़ के डॉक्यूमेंट प्रेजेंट है तो हम उसको डॉक्यूमेंट को ही लेके आएंगे, मतलब ओरल एविडेंसेस को एक्सक्लूड कर देता है। 131 के अंदर पूछ रहा है सेक्शन 91 ऑफ एविडेंस एक्ट परमिट्स द एडमिशन of oral evidence to prove the content of document where the writing is a fact in issue। तो ये बात गलत है, अभी मैंने ये बात बताई। उसके बाद पूछता है, उसके बाद बोलता है कि prohibits admission of oral evidence to prove the content of document where the writing is a fact in issue। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी ठीक है कि सेक्शन 91 के अंदर हमें यही बात तो बोली गई है कि ये प्रोहिबिट करता है ऑरल एविडेंस को एडमिशन करने से जहाँ पे हमें कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूव करने हैं और वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो राइटिंग के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास। फिर 132 के अंदर पूछता है कि सेक्शन 91 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू डॉक्यूमेंट विच आर, कौन से डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई होगा जो एक ही है, बाईलैटरल है मतलब 2 कॉपीज़ हैं, ट्रिपेरिटेट मतलब 3 कॉपीज़ हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी के ऊपर अप्लाई होगा, कोई भी हो चाहे इसकी 1 कॉपी हो, 2 कॉपी हो, 3 कॉपी हो, तो डी इसका ऑप्शन ठीक है। फिर पूछता है 133 के अंदर सेक्शन 91 ऑफ एविडेंस एक्ट prohibits admission of oral evidence as to the existence or non-existence of a factum, इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर आते हैं हम 134 के ऊपर। 134 के अंदर पूछता है सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोहिबिट्स एडमिशन ऑफ ऑरल एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस की वजह से वो ऐसा करता है, जो हम पढ़ते हैं कि भाई ऑरल जो एविडेंस होते हैं उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है रिटन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, जहाँ पे भी रिटन डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टिंग इट्स टर्म्स, बैरिंग इट्स टर्म, एडिंग टू इट्स टर्म, तो ये सभी रीज़न की वजह से उसको मना कर दिया जाता है इस पर्पस की वजह से, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल टू, जो सेक्शन 92 है वो एप्लीकेबल है किसके ऊपर, डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट ओनली, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ठीक ए ठीक है कि जो भी डिस्प्यूट होते हैं पार्टीज़ के बीच में इंस्ट्रूमेंट के रिगार्डिंग सिर्फ उसके ऊपर सेक्शन 92 एप्लीकेबल है। फिर सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, जो सेक्शन 92 है वो अप्लाई होता है यूनिलेटरल के ऊपर, बायलैटरल के ऊपर, या फिर दोनों के ऊपर, या फिर दोनों में से किसी एक के ऊपर, तो ये जो एप्लीकेबल होता है सेक्शन 92 जो है बायलैटरल डॉक्यूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर पूछता है ऑरल एविडेंस ऑफ फैक्ट इनवैलिडेटिंग द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल, की जो ऑरल एविडेंस है किसी फैक्ट का जो इनवैलिडेट करता है डॉक्यूमेंट को, ये एडमिसिबल होगा। अब ये कब एडमिसिबल होगा, अंडर प्रोविजियो 1 टू सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट, तो यहाँ पे जो उसका प्रोविजियो 1 है यहाँ पे ये अलाउड होगा ऑरल एविडेंस, जहाँ पे वो किसी डॉक्यूमेंट को इनएडमिसिबल प्रूफ कर रहा हो तभी ये अलाउड होगा, अदरवाइज ये अलाउड नहीं होगा। फिर 138 के अंदर पूछता है द वांट और फेलियर
of consideration as contemplated under section under proviso 1 to section 92 of Evidence Act invalidating a document. तो वो invalidate कर देते हैं डॉक्यूमेंट को. is a complete want or failure. तो ये क्या है? is a complete want and failure. तो इसका ऑप्शन ए ठीक है. फिर पूछते हैं मिस्टेक रेफर्ड टू इन प्रोविजियो 1 टू सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट रेफर्स टू. ये जो मिस्टेक है जो हम पढ़ रहे हैं ये किस तरीके की मिस्टेक है? यूनिलेटरल, म्यूचुअल, बोथ ए एंड बी. तो ये दोनों ही तरीके की मिस्टेक है. ये यूनिलेटरल मिस्टेक भी हो सकती है, म्यूचुअल मिस्टेक भी हो सकती है. तो इसका ऑप्शन सी ठीक है. फिर पूछते हैं अंडर सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट ऑरल एविडेंस टू एक्सप्लेन द रियल नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एडमिसिबल. कि जो सेक्शन 92 है इसके हिसाब से जो ऑरल एविडेंस है जो उसके रियल नेचर को एक्सप्लेन करता है ट्रांजैक्शन के, वो एडमिसिबल होगा कब? वेयर अ डॉक्यूमेंट डज नॉट रिकॉर्ड ऑल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो सभी टर्म्स को रिकॉर्ड नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. तो इसका ऑप्शन ए ठीक होगा. फिर पूछता है अंडर प्रोविजियो टू सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट ऑरल एविडेंस इज एडमिसिबल. अब जो सेक्शन 92 का प्रोविजियो 2 है, अभी हमने प्रोविजियो 1 देखा था, प्रोविजियो 2 के बारे में पूछ रहा है कि जो एविडेंस एक्ट का ये सेक्शन है इसके अंदर जो ऑरल एविडेंस होते हैं वो एडमिसिबल कब हो जाते हैं प्रोविजियो 2 के हिसाब से. तो ये तब होते हैं जब वेयर द इंस्ट्रूमेंट इज साइलेंट ऑन द मैटर सॉट टू बी प्रूव्ड एंड द एग्रीमेंट टू बी प्रूव्ड इज कंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. कि जहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो साइलेंट हो जाता है किसी मैटर से जो भी प्रूव करना है उसके अंदर. तो इसके अंदर इसका ऑप्शन बी ठीक होगा. यहाँ पे इसका ऑप्शन बी ठीक होगा. फिर पूछता है कि अंडर प्रोविजियो 4 ऑफ सेक्शन 92 ऑफ एविडेंस एक्ट ऑरल एविडेंस इज एडमिसिबल इन केसेस. की जो प्रोविजियो 4 है सेक्शन 92 का एविडेंस एक्ट का, ऑरल एविडेंस जो होते हैं एडमिसिबल हो जाते हैं कब? जब वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन रिटन वॉलेंट्रीली एंड नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी सो रिटन. कि भाई आपने अपनी मर्जी से लिख लिया, लॉ के द्वारा उसको जरूरी नहीं था कि आपको रिटर्न में लिखना था, आपने वॉलेंट्रीली उसको लिख लिया. तो वहाँ पे फिर आपको ऐसा कर सकते हो, आप ऑरल एविडेंस लेके आ सकते हो उसको प्रूफ करने के लिए. फिर 143 के अंदर पूछता है एक्सट्रिंक्ट एविडेंस टू शो द मीनिंग ऑफ और सप्लाई ऑफ डिफेक्ट्स इन एन इंस्ट्रूमेंट इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 93 इन रिस्पेक्ट ऑफ. तो ये कौन से एक्सट्रिंक्ट एविडेंस, मतलब बाहरी एविडेंस जो होते हैं जो किसी मीनिंग शो करते हैं या फिर सप्लाई शो करते हैं किसी डिफेक्ट का किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो प्रोहिबिटेड होते हैं सेक्शन 93 के हिसाब से इन रिस्पेक्ट ऑफ. कौन से, किसके रिस्पेक्ट में होते हैं? तो वो एम्बिग्यूटियस पेटेंट, मतलब जो पेटेंट्स होते हैं उसके रिगार्डिंग होते हैं. एक पेटेंट होते हैं, एक लेटेंट होते हैं. तो ये पेटेंट वाले रिगार्डिंग होते हैं. तो इसका ऑप्शन ए ठीक है. इसको भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है 93 को, आप इसको देख सकते हैं. इसके बाद हम 144 पे आए तो ये बोलता था टेस्ट ऑफ असर्टेनिंग ऑन विच साइड द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज इज कंटेन्ड इन. अब ये जो ये टेस्ट होता है असर्टेन करने का कि किसके साइड पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है, कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया. मतलब यहाँ से अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो सेक्शन 101 से स्टार्ट होता है उसके बारे में दे रहा है. तो यहाँ पे ये जो चीज़ है कि ये असर्टेन करना कि कौन किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करेगा, ये हमें सेक्शन 102 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर दे रखा है. तो इसको भी आप वीडियो देख सकते हैं, हमने इसको डिस्कस किया हुआ है. 145 के अंदर पूछा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ मीन्स, यहाँ पे ऊपर कटा हुआ है लेकिन यहाँ पे इतना पूछा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग क्या होता है. तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मीनिंग क्या होता है? द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अ मैटर ऑफ लॉ एंड प्लीडिंग इज बर्डन ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ केस. दूसरा पूछता है द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस. तीसरा पूछता है कि दोनों ही ठीक है या फिर सिर्फ बी ठीक है या फिर ए जो है वो गलत है. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है इसका मतलब अगर हम देखें तो बर्डन ऑफ प्रूफ एज अ मैटर ऑफ लॉ, मैटर ऑफ लॉ है ये, एंड प्लीडिंग इज बर्डन ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ केस. और प्लीडिंग जो है वो क्या है कि बर्डन है वो उस केस को एस्टेब्लिश करने का. और जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है एज टू द इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस के ऊपर भी होता है. तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या हो जाता है? दोनों ही हो जाते हैं. तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा. बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. फिर पूछता है बर्डन ऑफ प्रूफ. अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है पार्शियली डिटरमाइंस द राइट टू बिगिन, सब्सटेंशियली डिटरमाइंस द राइट टू बिगिन, होली डिटरमाइंस द राइट टू बिगिन, ओनली सी एंड नॉट ए और बी. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये क्या है? पार्शियली डिटरमाइन करता है कि राइट टू बिगिन का, कि कौन उसको स्टार्ट करेगा. फिर 147 पूछता है बर्डन ऑफ प्रूफ अंडर सेक्शन 101 ऑफ एविडेंस एक्ट. की जो बर्डन ऑफ प्रूफ है 101 सेक्शन के अंदर वो क्या होता है? वो कभी शिफ्ट नहीं होता, वो शिफ्ट होता रहता है ट्रायल के दौरान. में शिफ्ट हो सकता है या फिर बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. तो जो सेक्शन 101 के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ है वो कभी भी शिफ्ट नहीं होता. तो इसका ऑप्शन ए ठीक है. जो व्यक्ति बात बोलता है उसी के ऊपर ये बर्डन आ जाता है कि वो उस बात को पहले प्रूफ करे.
फिर बर्डन ऑफ प्रूफ इज लाइटेंड बाय, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है लाइटन किस चीज़ से हो जाता है, मतलब कि अब थोड़ी सी उसके अंदर चीज़ें कम हो जाती हैं कि उसको प्रूफ करने में अगर थोड़ा सा कम भी प्रूफ करोगे तो वो चल जाएगा। तो जहाँ पे भी कोई प्रिजम्पशंस होगी वहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है लाइटन हो जाएगा, जहाँ एडमिशन हो गया वहाँ हो जाएगा, एस्टॉपल के केस में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। इन सभी केस के अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो थोड़ा सा लाइट हो जाता है। फिर बर्डन ऑफ इंट्रोडक्शन एविडेंस अंडर सेक्शन 102 ऑफ एविडेंस एक्ट। अब यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ एविडेंस की बात हो रहा है, जो एविडेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे जो बर्डन है वो क्या होता है, वो कभी शिफ्ट नहीं होता, या ओकेजनली शिफ्ट होता है, या कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता है, या फिर सिर्फ ए ठीक है बी और सी गलत है। तो ये जो है कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होता रहता है, दोनों के ऊपर शिफ्ट होता रहता है कॉन्स्टेंटली। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द बर्डन ऑफ प्रूफ इज, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो किसके ऊपर होता है वो, ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज, ऑन द एक्यूज टू प्रूव हिज इनोसेंस, ऑन बोथ द पार्टीज। तो यहाँ पे जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है वहाँ पे जो बर्डन होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि वो गिल्ट को प्रूव करे एक्यूज के। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एज टू द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग, कि इनमें से कौन सा ठीक है जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बता रहा हो किसी सिविल प्रोसीडिंग के अंदर। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है वहाँ पे हमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमें किसी चीज़ को प्रूव करना होता है, जबकि कोई सिविल सूट होता है तो वहाँ पे बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर भी चल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो चल जाता है। लेकिन क्रिमिनल के अंदर अगर 1% भी डाउट होता है तो उस बात को नहीं माना जाता, तो वहाँ पे एकदम बियॉन्ड रीजनेबल डाउट हमें प्रूव करना होता है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर उसके बाद 152 के अंदर पूछ रहा है कि सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट अप्लाइज, तो जो सेक्शन 105 है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है। तो सेक्शन 105 जो होता है वो सिर्फ क्रिमिनल ट्रायल्स के ऊपर ही अप्लाई होता है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर 153 के अंदर पूछ रहा है इन क्रिमिनल ट्रायल्स द ओनस इज ऑन द एक्यूज टू प्रूव द फैक्ट दैट इज केस फॉल्स इन, तो प्रूव दैट इज केस फॉल्स इन। तो जो क्रिमिनल ट्रायल्स होते हैं यहाँ पे जो ओनस होता है एक्यूज के ऊपर कि जो उसका केस है वो फॉल्स इन, तो ये कौन से किसके अंदर बताया गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि एनी ऑफ द जनरल एक्सेप्शन की उसको प्रूव करना है कि जो उसका केस है वो किसी भी जनरल एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है, स्पेशल एक्सेप्शन के अंदर आ रहा है, या फिर किसी प्रोविजियो के अंदर आ रहा है, किसी प्रोविजन के। तो इसके ऑप्शन डी ठीक है। तो क्रिमिनल ट्रायल के अंदर ये जो एक्यूज के ऊपर ऑनस होता है और इन सभी चीज़ का ऑनस उसके ऊपर होता है कि उसका जो केस है वो इनमें से किसी चीज़ के अंदर फॉल कर रहा है। फिर इन क्रिमिनल ट्रायल जब इट इज़ बाउंड टू प्रिज्यूम, जो क्रिमिनल ट्रायल होते हैं वहाँ पे बाउंड होता है इस बात से प्रिज्यूम करने के लिए कि इन द एब्सेंस ऑफ केस ऑफ द एक्यूज फॉलिंग इन एनी जनरल और स्पेशल एक्सेप्शन और प्रोविजन टू द प्रोविजन अंडर विच द एक्यूज इज चार्ज। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर पूछता है कि इन क्रिमिनल ट्रायल द एक्यूज हैज टू एस्टेब्लिश हिज प्ली मिटिगेशन और जुरिडिक्शन ऑफ एन ऑफेंस, कि जो क्रिमिनल ट्रायल के अंदर पूछ रहा है कि जो एक्यूज होता है उसको एस्टेब्लिश करना होता है उसकी प्ली जो है मिटिगेशन की या फिर जस्टिफिकेशन जो है ऑफेंस की। तो ये प्राइमा फेसी मतलब देखने के अंदर उसको प्रूफ करना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर 156 के अंदर पूछा है सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट इज एप्लीकेबल, जो सेक्शन 106 है वो एप्लीकेबल है किसके ऊपर, टू सच मैटर्स ऑफ डिफेंस विच एंड सपोज टू बी स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ द डिफेंडेंट, जो कि डिफेंडेंट की नॉलेज के अंदर है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछता है एनी पर्सन इन सेक्शन 106 ऑफ एविडेंस एक्ट रेफर्स टू, जो हम सेक्शन 106 पढ़ते हैं उसके अंदर जो वर्ड एनी पर्सन है, इस वर्ड का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है पार्टी टू द सूट, मतलब जो पार्टी है सूट के अंदर उसके ऊपर ही एप्लीकेबल होगा ये। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। फिर 158 के अंदर पूछता है द प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्टिन्यूएंस ऑफ लाइफ इज कंटेन, इनकी जो प्रिजम्पशन है लाइफ के कॉन्टिन्यूएंस की ये कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है, ये सेक्शन 107 के अंदर दी गई है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप रीड भी कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी के जो आगे के MCQs हैं इसके वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और इसके अलावा आपको CRPC के देखने हैं तो वो आप देख सकते हो, और इसके बाद फिर हम एविडेंस के बाद IPC और कॉन्स्टिट्यूशन और आगे के जो एक्ट्स हैं उनको हम कवर करते रहेंगे।